मनचाहे लक्ष्य कैसे पाएं? सफलता के सूत्र। जैक कैनफील्ड। हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ हाउ टू गेट फ्रॉम वेयर यू आर टू वेयर यू वांट टू बी, द 25 प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस। सिद्धांत 16। अस्वीकृति को अस्वीकृत करें। हम बार बार लौटते हैं, पहले से कमज़ोर नहीं, मजबूत होकर, क्योंकि हम अस्वीकृति के आगे हिम्मत हारने को तैयार नहीं हैं। नामंजूरी सफल होने के हमारे संकल्प को ही सुदृढ़ करेगी। सफल होने का और कोई तरीका नहीं है। अल जी ग्रेव्स, ब्लैक एंटरप्राइज पत्रिका के संस्थापक और प्रकाशक। अगर आपको सफल होना है तो आपको यह सीखने की ज़रूरत है कि नामंजूरी से, अस्वीकृति से कैसे निपटें। अस्वीकृति जीवन का एक स्वाभाविक अंग है। आप नामंजूरी झेलते हैं जब आप टीम में शामिल नहीं किए जाते, नाटक में आपको भूमिका नहीं मिलती, चुनाव में सफल नहीं होते, अपनी पसंद के कॉलेज या स्नातक विद्यालय में दाखिल नहीं हो पाते, मनचाही नौकरी या तरक्की नहीं हासिल होती, जो वेतन वृद्धि आप चाहते थे वह नहीं मिलती, जिस मुलाकात के लिए आपने अनुरोध किया था उसका समय नहीं मिलता, जो तारीख आपने मांगी थी वह नहीं मिलती, जो अनुमति आपने चाही थी वह नहीं दी जाती, या आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है। आप अस्वीकृत होते हैं जब आपकी पांडुलिपि ठुकरा दी जाती है, आपका प्रस्ताव नामंजूर कर दिया जाता है, नई चीज़ बनाने में आपका विचार नहीं माना जाता, पैसा जुटाने में आपके अनुरोध को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, आपका खाका या रूपरेखा स्वीकार नहीं की जाती, सदस्यता के लिए आपकी अर्जी खारिज कर दी जाती है, या शादी का आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता। अस्वीकृति एक कपोल कल्पना है। अस्वीकृति से पार पाने के लिए आपको यह समझना होगा कि अस्वीकृति दरअसल एक कपोल कल्पना है, वास्तव में उसका अस्तित्व नहीं है। यह महज एक धारणा है जो आप अपने दिमाग में रखते हैं। इसके बारे में सोचिए, अगर आप पैट्सी को यह अपने साथ रात के भोजन के लिए आमंत्रित करें और वह ना कह दे, तो होगा यह कि ना तो उसने कहने से पहले आपके पास रात के भोजन पर कोई साथ देने वाला था, और ना उसके मना कर देने के बाद आपके साथ रात के भोजन पर कोई साथ देने वाला होगा। तो स्थिति खराब नहीं हुई, बस वैसी की वैसी रही। वह तभी खराब होती अगर आप अंदर जाकर खुद से कुछ और कहें, जैसे देखा, माँ सही थी, कोई मुझे कभी पसंद नहीं करेगा, मैं इस दुनिया में कीड़े की तरह हूँ। अगर आप हार्वर्ड विश्वविद्यालय के स्नातक विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए आवेदन दें और आप दाखिला ना हो पाएँ, तो अर्जी देने के पहले भी आप हार्वर्ड में नहीं थे और अर्जी देने के बाद भी आप हार्वर्ड में नहीं हैं। एक बार फिर आपकी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा खराब नहीं हुई, वह वैसी की वैसी रही। आपने वास्तव में कुछ गंवाया नहीं, और इसके बारे में भी सोचिए। आपने अब तक की तमाम ज़िंदगी हार्वर्ड जाए बगैर बिताई है, और इससे तालमेल बिठाना तो आपको आता ही है। सच्चाई यह है कि पूछने या मांगने से आप कभी कुछ खोने की स्थिति में नहीं रहते, और चूंकि संभावना किसी न किसी रूप में फ़ायदे की है, हर हाल में पूछिए, को माँ को ना, को माँ को ना। जब भी आप कभी किसी से कुछ मांगे, याद रखिए, को माँ को ना। कोई मानेगा, कोई नहीं, पर कोई बात नहीं, कोई है जो इंतज़ार कर रहा है। कुछ लोग हाँ कहेंगे और कुछ ना कहने जा रहे हैं, पर इससे क्या, जहाँ वहाँ बाहर कहीं कोई आपका और आपके विचारों का इंतज़ार कर रहा है। वह महज संख्याओं का खेल है। आपको जब तक मांगते रहना है जब तक कि आपको हाँ ना सुनाई दे जाए, और वह हाँ वही बाहर इंतज़ार कर रहा है। जैसा कि मेरे साथी मार्क विक्टर हैंसन को कहना इतना पसंद है, आप जो चाहते हैं वह आपको चाहता है। आपको बस वहाँ इतनी देर तक डटे रहना है जब तक कि वह आखिरकार आपको हाँ ना मिल जाए। 81 बार नहीं, 9 बार लगातार हाँ। चूँकि इससे उसकी ज़िंदगी नाटकीय ढंग से बदल गई थी। मेरे आत्मसम्मान और उत्कृष्ट प्रदर्शन सेमिनार की एक स्नातक स्वेच्छा से शाम के समय लोगों को फ़ोन पर संपर्क करने को राजी हो गई, ताकि उसे अगले सेमिनार में भर्ती करें, जो कुछ समय बाद में सेंट लुई में संचालित करने वाला था। उसने 1 महीने तक हर रात 3 लोगों से बात करने का संकल्प लिया हुआ था। इनमें से बहुत से फ़ोन संपर्क लंबी बातचीत में ही बदल जाते थे, जब लोग सवालों की झड़ी लगा देते। उसने कुल 90 फ़ोन किए। पहले 81 लोगों ने सेमिनार में हिस्सा न लेने का फैसला किया। अगले 9 लोगों ने
सबने दाखिल होने के लिए रजामंदी दे दी। उसकी सफलता का अनुपात 10% था, जो फ़ोन द्वारा लोगों को दाखिल होने के लिए प्रेरित करने के लिहाज से अच्छा अनुपात कहा जा सकता है। लेकिन वे सभी दाखिले आखिर 9 फ़ोन से संभव हुए। क्या होता अगर पहले 50 लोगों के ना कहने के बाद उसने हाथ खड़े कर दिए होते और कहा होता यह तरीका तो काम नहीं कर रहा, यह कोशिश करने लायक नहीं है, कोई भी तो दाखिल नहीं हो रहा है। लेकिन चूंकि उसका सपना दूसरों के साथ जीवन को परिवर्तित करने वाले उस अनुभव को बांटना था जिससे होकर वह खुद गुजरी थी, इसलिए काफ़ी नामंजूरी का सामना करते हुए भी वह डटी रही। यह जानती हुई कि यह सचमुच संख्याओं का खेल था और नतीजे के प्रति उसके समर्पण और संकल्प ने अपना काम कर दिखाया। वह 9 लोगों को अपनी जिंदगियां बदलने में मदद देने के उद्देश्य से सफल रही। अगर आप किसी उद्देश्य के प्रति समर्पित हैं तो आपको जोश और प्रतिबद्धता को जगाए रखता है, तो आप अपने अनुभवों से सीखते रहते हैं और अंत तक रास्ते पर बने रहकर आप अंततः अपने इच्छित परिणाम को हासिल कर लेते हैं। अपने सपने कभी न छोड़ें। लगन और समर्पण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह कहे जाने के बाद कि आपको मैदान छोड़ देना चाहिए, अगर आपके भीतर कोशिश करते रहने के लिए इच्छा और खुद को अपने पर भरोसा नहीं है तो आप कभी सफल नहीं होंगे। टॉनी ओडेल, ओपरा बुक क्लब की पसंद बैक रोड्स नामक पुस्तक के लेखक। सिर्फ कहिए अगला। इस ख्याल के आदी हो जाइए कि सुनहरे कलश तक पहुंचने के रास्ते में बहुत नामंजूरियों का सामना करना पड़ेगा, लोगों की ना सुननी पड़ेगी। सफलता का राज हिम्मत ना हारने में छिपा है। जब कोई ना कहता आपको कहना चाहिए अगला, पूछते और मांगते रहिए। जब कर्नल हार्लन सैंडर्स अपने प्रेशर कुकर और दक्षिणी तला मुर्गा बनाने की विशेष विधि के साथ अपने घर से निकले थे, तो इससे पहले कि उन्हें अपने सपने में विश्वास करने वाला व्यक्ति मिला, उन्हें 300 लोगों की ना कही थी। चूंकि उन्होंने 300 बार नामंजूरियों को नामंजूर किया था, आज दुनिया भर के 80 देशों में 11,000 केंटकी फ्राइड चिकन KFC के रेस्तरां हैं। अगर एक आदमी आपको ना कहे, फिर किसी दूसरे से पूछिए। याद रखिए, धरती पर 5 अरब लोगों से ज़्यादा हैं। कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी समय हाँ कह देगा। अपने भय या आक्रोश में मत फंस कर रह जाइए, अगले आदमी की तरफ बढ़ जाइए। यह संख्याओं का खेल है, कोई ना कोई हाँ कहने के लिए इंतजार कर रहा है। चिकन सूप फॉर द सोल। 1991 की सर्दियों से पहले शरद में मार्क विक्टर हैंसन और मैंने अपनी पहली चिकन सूप फॉर द सोल पुस्तक को किसी प्रकाशक से प्रकाशित कराने की प्रक्रिया शुरू की। हम अपने एजेंट जेफ हरमन के साथ हवाई जहाज़ से न्यूयॉर्क पहुंचे और हर उस बड़े प्रकाशक से मिले जिसने हमें मुलाकात का समय दिया था। उन सब ने कहा कि उन्हें हमारी किताब में दिलचस्पी नहीं है, कहानी संग्रह बिकते नहीं हैं, कहानियों में कोई धार नहीं है, यह नाम ही नहीं चलेगा। इसके बाद हम उन 20 अन्य प्रकाशकों से भी ठुकरा दिया जिन्हें पांडुलिपि डाक से मिली थी। 30 से ज़्यादा प्रकाशकों द्वारा ठुकराए जाने के बाद हमारे एजेंट ने किताब हमें लौटा दी और कहा, माफ़ कीजिए, मैं इसे प्रकाशित नहीं करवा सकता। हम लोगों ने क्या किया? हमने कहा अगला। हमें यह भी मालूम था कि हमें बने बनाए चौखटों के बाहर सोचना है। हफ्तों अपनी किताब दिमाग खुजाने के बाद हमें एक ख्याल सूझा जो हमें लगा कि काम कर सकेगा। हमने एक फॉर्म छपवाया जो कि किताब के प्रकाशित होने के बाद उसे खरीदने का वादा था। इसमें जगह दी हुई थी कि जहां लोग अपने नाम, पते और किताबों की संख्या लिख सकते थे जिन्हें वे खरीदने का वादा कर सकते थे। महीनों के अरसे में हमने अपने भाषणों, सेमिनारों में उपस्थित होने वाले हर किसी से इस फॉर्म को भरने के लिए कहा, अगर उस किताब को प्रकाशित होने के बाद उसे खरीदने के लिए तैयार हों। आखिरकार हमारे पास 20,000 किताबें खरीदने के वादे इकट्ठे हो गए। अगले वसंत में मार्क और मैं एनाहाइम कैलिफोर्निया में अमेरिकी पुस्तक विक्रेता संघ के सम्मेलन में गए और स्टॉल घूमकर जो प्रकाशक सुनने को तैयार होता, हमने उससे बात की। अपनी पुस्तक के बिकने की संभावनाओं को दर्शाने के लिए हमारे उन हस्ताक्षर युक्त फार्मों के बावजूद हमें बार बार ठुकरा दिया गया, लेकिन हमने बार बार कहा अगला। दूसरे बहुत लंबे और थकाऊ दिन के अंत पे हमने किताब की पहली 30 कहानियों की एक प्रति पीटर वैक्सो और गैरी साइडलर को दी, जो विशेष रूप से लत और नशा मुक्ति संबंधी किताबें छापने वाली छोटी संघर्षशील प्रकाशन संस्था
हेल्थ कम्युनिकेशन इनकॉर्पोरेटेड के सह अध्यक्ष थे और जिन्होंने इन कहानियों को घर ले जाकर जांचने का वादा किया। उसी हफ्ते कुछ समय बाद गैरली साइडलर पांडुलिपि के समुद्र तट पर ले आया और उसने एक मौका दे उसे पढ़ा। उसे किताब पसंद आई और उसे एक मौका देने की सोची। सैकड़ों बार अगला कहने ने काम कर दिखाया। 30 या ज़्यादा स्वीकृतियों के बाद वह पहली किताब जब छपी तो उसकी 80 लाख प्रतियां बिकी और उसने 39 भाषाओं में अनुदित होने वाली 80 बेस्ट सेलर किताबों की एक श्रृंखला को जन्म दिया। और किताब को खरीदने के वादों के फॉर्म हुए। जब किताब अंततः प्रकाशित हुई, हमने एक घोषणा हर एक हस्ताक्षरित फॉर्म के साथ संलग्न की, उसे फॉर्म पर दिए गए पते पर भेज दिया और चेक की प्रतीक्षा करने लगे। लगभग हर व्यक्ति जिसने किताब को खरीदने का वादा किया था अपने वादे पर खरा उतरा। यहाँ तक कि कनाडा के एक व्यापारी ने तो उसके एक साथ 1700 प्रतियां खरीद ली और हर ग्राहक को एक प्रति दे दी। तुम्हारी यह पांडुलिपि जो एक और संपादक की नामंजूरी के साथ वापस आ गई है, एक कीमती पैकेट है। इसे ठुकराया गया मत मानो। यही मानकर चलो कि तुमने इस पर पता लिखा है उस संपादक के नाम जो मेरी रचना को सराह सके, और वह इस मुहर के साथ वापस आ गई, इस पते पर नहीं है। बस यही सही पते की तलाश करते रहो। बारबरा किंगसॉल्वर, बेस्ट सेलर पुस्तक द पॉइजनवुड बाइबल की लेखिका। 155 नामंजूरियां उसे रोक न सकी। जब 19 वर्षीय रिक लिटिल के मन में हाई स्कूल के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने की इच्छा जगी जो बच्चों को सिखाएगा कि वे कैसे अपनी भावनाओं से निपटें, विरोध का सामना करें, जीवन के सामने उद्देश्यों को साफ करें और ऐसे संपर्क कौशल और मूल्य सीखें जो उन्हें और अधिक प्रभावकारी और भरपूर जिंदगियां जीने में मदद करें, तो उसने एक प्रस्ताव तैयार किया और उसने 155 से अधिक न्यासों को भेज दिया। वह लगभग साल भर तक अपनी कार के पिछले हिस्से में सोता और सादे बिस्किटों पर मूंगफली की चटनी लगाकर खाता रहा, लेकिन उसने अपने सपनों का साथ नहीं छोड़ा। अंततः केलॉग फाउंडेशन ने रिक को $1,30,000 दे दिए, यानी हर ना को उसने सुनी जिसकी एवज में $1,000। उस समय अब तक रिक और उसकी टीम ने दुनिया भर में 30,000 स्कूलों से अधिक में क्वेस्ट प्रोग्राम को लागू करने की खातिर $10 करोड़ से अधिक इकट्ठा किए हैं। हर साल 30 लाख बच्चों के जीवन को महत्वपूर्ण कौशल सिखाए जा रहे हैं, क्योंकि एक 19 वर्षीय युवक अस्वीकृति को ठुकरा कर तब तक बढ़ता रहा जब तक उसने हाँ नहीं सुन ली। 1989 में रिक को इंटरनेशनल यूथ फाउंडेशन स्थापित करने के लिए $6.5 करोड़ का अनुदान मिला, अमेरिका के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा अनुदान। क्या होता अगर रिक ने 100वीं अस्वीकृति के बाद हाथ खड़े कर दिए होते और खुद से कहा होता, छोड़ो भी, मेरा ख्याल है यह काम सिरे से नहीं चढ़ने वाला। दुनिया का और रिक के अस्तित्व के ऊंचे उद्देश्य को कितना नुकसान हुआ होता। उसने 12,500 दरवाजे खटखटाए। सिल्वेस्टर स्टेलोन, अभिनेता, लेखक और निर्देशक। मैं अस्वीकृति को यूं लेता हूं जैसे कोई मुझे जगाने और चल देने के लिए मेरे कान में बिगुल फूंक रहा हो, पीछे हटने के लिए नहीं। जब डॉक्टर इग्नेशियस पियात्सा स्कूल से ताज़ा निकले युवा मेरुदंड चिकित्सक थे, वे कैलिफोर्निया के मॉन्टेरी बे इलाके में दफ्तर कायम करना चाहते थे। जब उन्होंने सहायता के लिए स्थानीय मेरुदंड चिकित्सक संघ से अनुरोध किया तो उन्होंने सलाह दी कि वे अपना धंधा कहीं और शुरू करें। उन्होंने डॉक्टर पियात्सा से कहा कि वे सफल नहीं होंगे क्योंकि उस इलाके में पहले से ही रीढ़ की हड्डी के बहुत से चिकित्सक थे। इससे घबराए बिना डॉक्टर पियात्सा ने अगला सिद्धांत अपनाया। महीनों तक वे सुबह सवेरे से लेकर शाम को सूरज ढलने तक दरवाजे जाकर उन्हें खटखटाते रहे और शहर के नए डॉक्टर के रूप में अपना परिचय देने के बाद कुछ सवाल पूछते। मैं अपना दफ्तर कहाँ कायम करूँ? आपके पड़ोसियों तक पहुँचने के लिए मुझे किन अखबारों में विज्ञापन देने चाहिए? क्या मुझे अपना दफ्तर सुबह जल्दी खोलना चाहिए या उन लोगों के लिए शाम को देर तक खुले रखना चाहिए जो 9 से 5 तक नौकरी करते हैं? क्या मैं चिकित्सालय का नाम कायरोप्रैक्टिस वेस्ट रखूँ या इग्नेशियस पियात्सा कायरोप्रैक्टिक? और अंत में वे पूछते, जिस रोज़ मैं मुफ्त इलाज करूं उस दिन क्या वे आपको निमंत्रण पत्र भेजा जाए? अगर लोगों का जवाब हाँ में होता तो उनके नाम पते लिख लेते और आगे बढ़ जाते। दिन पर दिन, महीना दर महीना, जब तक वह दौर पूरा हुआ उन्होंने
12,500 से ज़्यादा दरवाज़ों पर दस्तक दे डाली और 6,500 से ज़्यादा लोगों से बात की। उन्हें बहुत सी ना सुननी पड़ी, बहुत से घर पर कोई नहीं है का सामना करना पड़ा। एक दिन किसी मकान की बरसाती में एक बैल द्वारा घेर लिए जाने पर उन्हें पूरी दोपहर वहीं बितानी पड़ी, लेकिन उन्हें इतने लोगों ने हाँ में जवाब दिया था कि काम शुरू करने के पहले महीने के दौरान उन्होंने 223 नए मरीजों को जांच की और $72,000 की आमदनी से एक कीर्तिमान स्थापित किया। और वह भी उस इलाके में जहां एक और रीढ़ की हड्डी डॉक्टर की जरूरत नहीं थी। याद रखिए, जो आप चाहते हैं उसे पाने के लिए आपको मांगना, मांगना और मांगना और अगला 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 कहना जरूरी है, जब तक कि आपको वे स्वीकृतियां ना मिल जाएं जिनकी तलाश आप कर रहे हैं। मांगना हमेशा संख्याओं का खेल है और रहेगा। इसे व्यक्तिगत तौर पर मत लीजिए, क्योंकि इसमें निजी कुछ भी नहीं। यह कोई मुकाबला तो है ही नहीं, जब तक कि जब तक कि हो नहीं। कुछ मशहूर नामंजूरियां। द डायरी ऑफ एन फ्रैंक की अस्वीकृति पर्ची से। उस लड़की ने, मुझे ऐसा लगता है, कोई खास अनुभूति या भावना नहीं है जो उस पुस्तक को उत्सुकता के स्तर से ऊपर उठा सकेगी। हर कोई जो चोटी तक पहुंचने में कामयाब हुआ है, उसे अस्वीकृति का सामना करना पड़ा है। आपको यह समझ लेना चाहिए, यह कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। नीचे दी गई मिसालों से समझिए। जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन के अधिकतर वेस्टर्न यूनियन के अध्यक्ष कार्ल आर्टन को $1,00,000 में बेचने का प्रस्ताव दिया, तो आर्टर का जवाब था, यह कंपनी बिजली के खिलौने का क्या इस्तेमाल कर सकेगी। एनजी एवरहार्ट को, जिसने 16 साल की उम्र में मॉडलिंग का काम शुरू किया, एक बार मॉडल एजेंसी की मालिक आइलिन फोर्ड ने कहा कि वह कभी मॉडल के रूप में सफल नहीं होगी। क्यों भला? लाल बालों वाली लड़कियों की मांग नहीं होती। आगे चलकर एवरहार्ट ग्लैमर पत्रिका के आवरण पर छपने वाली इतिहास की पहली लाल बालों वाली मॉडल बनी। मॉडल के रूप में वह भी बहुत सफल रही और आगे चलकर 27 फिल्म और अनगिनत टीवी कार्यक्रमों में आई। उपन्यासकार स्टीफन किंग ने लाखों डॉलर की भूल लगभग कर ही डाली थी जब उन्होंने अपनी किताब कैरी की पांडुलिपि रद्दी में फेंक दी थी, क्योंकि वे बार बार ठुकराए जाने पर थक चुके थे। ऐसी विनाश विज्ञान कथाओं में हमारी दिलचस्पी नहीं है जो नकारात्मक काल्पनिक संसारों की बात करती हैं। उनसे कहा गया था वे बिकती नहीं है। भाग्य से स्टीफन किंग की पत्नी ने उसे कचरे से बाहर निकाल लिया। अंततः कैरी को एक अन्य प्रकाशक ने छापा, उसकी 40 लाख प्रतियां बिकी और उस पर एक रिकॉर्ड तोड़ फिल्म भी बनी। 1998 में गूगल के सह संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज ने याहू से संपर्क किया था और विलय का सुझाव रखा। याहू उस कंपनी को मुट्ठी भर शेयरों की कीमत पर झपट सकता था, लेकिन इसकी बजाय उन्होंने सुझाया कि नन्हे गूगल वाले अपने इस छोटी सी स्कूली परियोजना पर काम करते रहें और बड़े हो जाने के बाद वापस आएं। 5 बरस के अंदर बाजार में गूगल की पूंजी अनुमानतः $20 अरब की हो गई। जिस समय वह पुस्तक लिखी जा रही थी, गूगल सार्वजनिक क्षेत्र में से एक आरंभिक नीलामी की पेशकश कर रहा था, जिसने अंततः $1,67 करोड़ जुटाए गए। अमेरिका में जानवरों की कथाएं बेचना असंभव है। जॉर्ज ऑरवेल की उपन्यास एनिमल फार्म की अस्वीकृति पर्ची से। अस्वीकृतियों की संख्या का सबसे ज्यादा चकित कर देने वाला रिकॉर्ड शायद जॉन क्रीजी के पास होगा। इस लोकप्रिय अंग्रेज रहस्य कथा लेखक को अपनी पहली पुस्तक के लिए प्रकाशक को ढूंढने से सफल होने से पहले अस्वीकृति की 743 पर्चियां मिली। ठुकराए जाने के प्रति उदासीन अगले 40 वर्षों के दौरान क्रीजी ने 28 अलग अलग छद्मनामों और 562 पुस्तकें प्रकाशित की। अगर सफलता की राह में जॉन क्रीजी अस्वीकृत की 743 पर्चियों से निपट सकते हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। सिद्धांत 16 समाप्त।